देखिए, दिन पे दिन हम लोगों का वक्त बिल्कुल नजदीक आता चला जा रहा है। 12 सितंबर बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। हम लोग मैक्सिमम जितनी पढ़ाई हो चुकी है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन में जैसे कि मैं आपने देखा है, इससे पहले 3 वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस करा रखा है। इसी तरीके से क्विक रिवीजन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो भी टाइम लगेगा बैठ करके पूरी वीडियो एंड तक देखिए। इसमें आपका मैग्नेटिज्म पूरा रिवाइज हो जाएगा, ईएमआई को छोड़ करके। ईएमआई जो है अगले वीडियो में बना के दूंगा, लेकिन इसमें जो है आपको केवल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, वो मैं आज आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। देखिए, सबसे पहले चीज आप जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हमें इसी बात पे चर्चा करना है, पूरी इसी के बारे में पूरा स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान ये होती है, इस तरीके से ये रहेगा, कहीं पर भी ये बना रहेगा। अगर ऐसे रहेगा तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर ये अगर ऐसे कर देंगे, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इनवर्ट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, इनवर्ट, परपेंडिकुलर, इनवर्ट। जो भी प्लेन होगा अंदर की तरफ से, ये वाला व्हाइट बोर्ड प्लेन है, इस पे अंदर की तरफ। यहाँ पर अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अगर बना दिया जाएगा डॉट लाइन पे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपवर्ड आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये इसके डायरेक्शन हो गए मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये जैसा भी दिया हो, जहां जिस जगह रहेगा ये आपको बता देगा। इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना हो। डायरेक्शन निकालने के लिए अब आपने सीख रखा होगा बहुत सारे डायरेक्शन है, जो भी आप जानते हो वही जानते रहिए। मैं बताने के डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जो डायरेक्शन जान रहे होंगे उसी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालिए, ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए राइट हैंड रूल की हेल्प लेते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक, राइट हैंड पाम रूल में क्या है, ये राइट हैंड को आप ऐसे स्ट्रेच करिए। ठीक, ये अंगूठा और ये फिंगर्स को ऐसे चिपका करके ऐसे स्ट्रेच कर लो। थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट या अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, या थंब को जिधर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन अभी इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, या जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो करंट डायरेक्शन होगी। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, या पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन रखेंगे, या नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को इंडिकेट कर देते हैं। तो ये पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये जिधर घूम जाएगा, ये ऐसे आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, ये अगर ऐसे हाथ घूम जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगा, ये हाथ अगर ऐसे घूम गया मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, ये हाथ यूं घूम गया इसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा पाम के। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये राइट हैंड मान लेते हैं, ये राइट हैंड सपोज कर लिए, ये थंब हो गया और ये फिंगर्स हो गई। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ये अलोंग करंट, ये हो जाएगा पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड, वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा उस तरफ। ये पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ जाएगी। पाम के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग अगली चीज इसमें देखते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ ये कहना है, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, इसके अंदर करंट पास करेंगे, ये डीएल लेंथ है, मान लेते हैं डीएल लेंथ, आई करंट इसके अंदर जा रही है यहाँ, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट पी है, ये आर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आर डिस्टेंस है यहाँ से तक, और ये थीटा एंगल है, आर डिस्टेंस थीटा एंगल पर हमको निकालना है। मैंने भी आपको बताया डायरेक्शन निकालने के लिए, करंट ये जा रही है ऐसे, थंब को इधर, पॉइंट इधर,
अंदर की तरफ पाम जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा डेल्टा बी, स्मॉल लेंथ की वजह से निकालना है, डेल्टा बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये भी वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा जा सकता है। यहाँ हो जाएगा डी एल क्रॉस आर आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, डी एल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा, यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, डायरेक्ट निकालना होगा, ये ऐसे निकल के आएगा। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर किया जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ये इतना निकल के आ जाएगा 10⁻⁷। बी जो है यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, टेस्ला आ जाएगा, ठीक, गॉस आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और आ जाएगा ओरेस्टेड आ जाएगा, ये इसकी यूनिटें होती हैं। 1 न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, 1 न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर 1 टेस्ला के बराबर होता है, और 1 टेस्ला इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁴, ये गॉस के बराबर होगा, और ये इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इक्वल होता है, ये 10⁴ गॉस के बराबर हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल टू होता है 1/c स्क्वायर बराबर होता है, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट होती है, म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैंने आपको बता दिया। फिर फाइनाइट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, फाइनाइट वायर की वजह से निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, बी निकालना हो, बी ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर की वजह से। अब ये कोई वायर है, इसके अंदर करंट आई जा रही है, इस पॉइंट पर ए बी यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ऐसे है, तो डी ये इतना डिस्टेंस है, बी पॉइंट ये है यहाँ पर, इस पॉइंट को ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये इनकी डिस्टेंस, ये इतना एंगल कितना मान लेते हैं, ये इतना एंगल मान लेते हैं θ1, ये इतना एंगल मान लेते हैं θ2, ठीक। यहाँ पर बी की वैल्यू निकल गया, थंब इधर, पॉइंट इधर, डायरेक्शन आ जाएगा अंदर की तरफ, अगर करंट इधर जा रहा है तो करंट नीचे भी जा सकता है, डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा, तो बी इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, यहाँ पर हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, ये इतना बी निकल के आ जाएगा, बी की वैल्यू जो आ जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, ये θ1 इतना, ये इतना वायर θ1 से कवर हो रहा है, ये इतना वायर पूरा ये इस एंगल से कवर हो रहा है θ2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी sin θ1 प्लस sin θ2, ये पहला केस हो गया। अगर हम ये फाइनाइट के लिए हो गया, ठीक। अगर हम इसको इनफाइनाइट मान लें, इनफाइनाइट के लिए दोनों एंड ऊपर ये घूम करके 90 हो जाएगा, ये घूम करके 90 हो जाएगा, sin 90 प्लस sin 90 2 आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर बना दिया, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, ये इतना d डिस्टेंस, ये है d डिस्टेंस, ये पॉइंट p, और यहाँ पर i ये आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई d, ये इतना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई d। तीसरा केस लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट ले लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, जैसे ये यहाँ पर ये इतना d डिस्टेंस है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये करंट इधर जा रहा है I, d डिस्टेंस ये इतना है, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक 90 बनेगा दूसरा 0, इतना हमने गैप कर दिया ना यहाँ से वाला पोर्शन, तो θ1 0 हो जाएगा, θ1 0 कर देंगे इसको 90, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई d, ये इतना आ जाएगा। चौथे नंबर पे ये हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट, ये भी होगा, मान लेते हैं सेमी इनफाइनाइट, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जैसे यहाँ से ये ऐसे वायर ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, ये ऐसे यहाँ पर d डिस्टेंस ये इतना यहाँ पर, अब d डिस्टेंस, अब इसमें करंट हमारी ऐसे जा रही है, ये हमने देखे आधा ऊपर क्लियर है, ये आधा नीचे का पार्ट है, तो अगर यहाँ पर अब इधर वाला एंगल 0 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो b इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई d, ये इतना आ जाएगा,
ठीक, ये मैंने आपको इसका बता दिया। अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना हो, इस वायर के ऊपर कहीं निकलना हो, इस वायर के ऊपर, ये तीसरा चौथा केस हो गया। फिफ्थ केस देखिए, देखिए फिफ्थ केस ये, अगर मान लेते हैं ये वायर है, करंट इधर जा रहा है, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा, इस पे करंट जा रहा है, इसके ऊपर इस क्रॉस सेक्शन के सामने, इस क्रॉस सेक्शन के सामने, चाहे BP इक्वल टू BQ इक्वल टू BR इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब अगर मान लेते हैं 6 केस लेते हैं, अगर हमको ये ऐसे फाइनाइट वायर ऐसे हो, लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ कहीं हो, इस पॉइंट पर ये ऐसे, ठीक है, और ये करंट इस पे इधर जा रही है आई, और है फाइनाइट वायर, तो अब यहाँ से देखिए ये ऐसे, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पर इसको ये ऐसे, ये इतना, ये डिस्टेंस D, ठीक, ये डिस्टेंस θ1, और ये इतना एंगल, ये इतना एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक θ2, θ2, ये इस पॉइंट निकालना है हमको, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ये वायर यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से बस केवल यहाँ तक, लेकिन ये ऐसे किसी एंगल पर, पॉइंट हमारा सीधा, अभी तक हमने हर जगह सीधा लिया है, इसमें सीधा नहीं है, यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है, यहाँ पे B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/D, और ये हो जाएगा साइन θ2 माइनस साइन θ1, जो एंगल ज्यादा है उसमें से साइन के साथ माइनस करके इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब इसका B प्रोपोर्शनल, हर जगह 1/D आ रहा है, B और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, D इधर, B इस तरफ, फाइनाइट वायर बारे में, ये ऐसे आ जाएगा, इसका ग्राफ निकल करके आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फाइनाइट वायर को जैसे बता दिया, फाइनाइट में इनफाइनाइट आ गया, किसी एंगल पर, जैसे भी इससे पहले वाला केस बताया, ये ग्राफ बता दिए, ये निकल करके आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका ये हो गया। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सर्कुलर सेगमेंट को जैसे निकालना हो, B at a center due to circular arc, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, B at a center पे निकालना, जैसे ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे इस पॉइंट पर, ये इतना एंगल टोटल कितना बन रहा है, 5 एंगल बन रहा है, रेडियस कितनी इसकी, ये R रेडियस दे रखा है, ठीक, करंट इसमें कितनी जा रही है, ये I करंट जा रही है, यहाँ पर B इक्वल टू निकल के आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इनटू 5, जितना एंगल रहेगा ये एंगल रख दिया जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, I इसके अंदर R रेडियस, और जो 5 रहेगा रेडियन में रखा जाएगा, ठीक। अब अगर हमें पूरे सर्कल का निकालना हो, अब ये एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई करना, तो B की वैल्यू सेंटर पे कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2R के बराबर हो जाएगा। हाफ निकालना हो, यहाँ पर 5 की वैल्यू कितना कर दिया जाए, पाई कर दिया जाए, इससे अगर निकालेंगे यहाँ पर B इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट, ये I, ये पूरे रिंग है, हाफ रिंग का निकालना हो, इसका हाफ कर दो, ये जाएगा कितना आ जाएगा, 4R के बराबर हो जाएगा, या 5 की जगह ले जाकर के यहाँ पाई रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R। अगर सर्कुलर में डायरेक्शन निकालना हो, अगर ये ऐसे और ये ऐसे, सर्कल में दो ही तरीके करंट जाएगी, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, ये क्लॉकवाइज जाएगी, ये I, तब इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड की ही हेल्प लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को जिधर करंट जा रहा है इस तरफ कर्ल करो, ये ऐसे कर्ल कर दिया, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे देते हैं, तो अब ये थंब जो है जिस प्लेन में ये रिंग है उसके बाहर आ रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए हमने आपको क्या बताया, ये डॉट यूज करते हैं। यहाँ पर जो है ये इसमें करंट, अब राइट हैंड को जिधर करंट जा रहा है इधर घुमा दीजिए, हाथ को, इसमें हाथ आपका यूं घूम जाएगा, इसमें हाथ आपका यूं घूम जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर ये अगर ऐसे घूम जाएगा तो इस जगह पर जो आ जाएगा, यहाँ पर
घुमा देंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर ये जब ऐसे घुमा देंगे, देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। जब भी सर्कल में आपको डायरेक्शन निकालना हो, या तो सीधा वायर होगा, सीधा वायर के लिए मैंने आपको बताया थंब पे अलोंग द करंट, जिस पॉइंट निकालना हो फिंगर्स को उधर पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, कर्व टाइप में आएगा, चाहे फुल कर्व हो या हाफ कर्व हो, ऐसे घुमा देंगे अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे घुमा देंगे बाहर तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये मैंने आपको फुल रिंग को बता दिया, ये जनरल फार्मूला है। फुल रिंग के लिए अगर इसको घुमा देंगे ऐसे पूरा ये एंगल फाई जगह 2 पाई आ जाएगा, हाफ आधा घुमा देंगे तो फाई जगह पाई आ जाएगा, 1/4 कर लेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 रखिएगा तो म्यू नॉट आई 1/8 आ जाएगा। ये जितना एंगल दिया हो उस एंगल को निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग मान लेते हैं रिंग ले लेते हैं, पूरा रिंग के एक्सिस पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर करंट कैरिंग रिंग है उसके एक्सिस, ये तो मैं सेंटर बताया, अगर एक्सिस में निकालना होगा एक्सिस पे कितना आएगा ये देखते हैं। बी निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी ऑन द एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। ठीक, यहाँ पर ये रिंग, यहाँ पर ये इसका एक्सिस, ये करंट इधर, अगर इधर जा रहे हैं ये ऐसे इस तरफ करंट इधर जा रही है ना फिंगर, ये किधर आ रहा है बाहर, यहाँ बाहर जो होगा ये इसके अवे फ्रॉम द सेंटर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये ऐसे जाएगा यहाँ पर, ये इसकी रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ये इतना एक्स है। अगर इसमें करंट इधर ले लिया हमने, ऐसे ले लिया, इसमें देखिए हाथ को टर्न करिए, फिंगर्स को, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंदर मतलब हो जाएगा इसकी निकालना हमको इसके एक्सिस पे, किधर आ जाएगा, टुवर्ड सेंटर आ जाएगा, सेंटर की तरफ टुवर्ड सेंटर आ जाएगा। बी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एन जहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, एक टर्न के लिए लेंगे, अगर एन की वैल्यू 1 कर दीजिए और सेंटर पे निकालना, सेंटर पे निकालेंगे तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 करो, इसकी वैल्यू 0 करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना वही निकल के आ जाएगा जो भी मैंने आपको बताया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर हो जाएगा। ये सेंटर का, इसका ग्राफ बनाइएगा तो सेंटर को सबसे ज्यादा b निकल के आ गया, ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ये ऐसे यहाँ पर b इधर हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ में ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। ये भी सेंटर में मैक्सिमम होगा, उसके बाद आगे कम होता रहेगा। ये मैंने आपको रिंग की वैल्यू बता दी है, रिंग के एक्सिस बता दी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो ड्यू टू मूविंग चार्ज, बी निकालना हो ड्यू टू मूविंग चार्ज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी सीधा बी लिखना चाहिए था, बी ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज को निकालते हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा, ये मूविंग चार्ज कोई ये है, क्यू है, v स्पीड से अगर जा रहा है, हमको इस पॉइंट निकालना है थीटा एंगल पर, ये r डिस्टेंस पर, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, q चार्ज है, v स्पीड है, क्यू v sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इतना निकल के आ जाएगा, क्यू v sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर b इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो b q इनटू v क्रॉस r अपॉन r q, ये लिख दिया जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है हमने आपको यहाँ बताया था भाई ये b हो गया, फिर यहाँ पर फोर्स, अगर ये हमको, चलिए इसके आगे फोर्स का आगे हम आपको बता देंगे, फिर हमको आगे देखना होगा, ये फोर्स निकालना हो,
ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन a current carrying conductor in a uniform field मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब अगर जैसे कोई वायर, इसके ऊपर अगर हमको फोर्स निकालना, यहाँ पर कोई वायर हमने अगर ऐसे रख दिया, यहाँ पर ये वायर PQ, इसके अंदर करंट जा रहा है, यहाँ पर F की वैल्यू आ जाएगा I L क्रॉस B, F इक्वल टू I L क्रॉस B, ये F इक्वल टू I L B साइन थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे जो भी आएगा यहाँ पर n के डायरेक्शन आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड में लिखते सिर्फ इतना आता है। ये अगर हम DL लेंथ प्लस निकालेंगे तो DF इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर I इंटू इंटीग्रल DL क्रॉस B, ये आ जाएगा अगर पूरा निकालना हो। स्मॉल लेंथ की वजह से पता हो और स्मॉल लेंथ DL की वजह से, तो उसके वजह से अगर निकालना हो F इक्वल टू आ जाएगा I DL B साइन थीटा, ये इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा DL क्रॉस B आ जाएगा, ये I इंटू DL क्रॉस B, ये आ गया F। तो उसका जो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया। तो आपको ये बता दिया F इक्वल टू I DL साइन थीटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन निकालना होगा तो राइट हैंड से, थंब को अलोंग द करंट। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी इसमें निकालना नहीं है, दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइंस ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइंस ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इससे पहले वाले में निकालना था, तो जहाँ निकालना था वहाँ फिंगर्स को इंडिकेट करते थे। अब की तरह जिधर मैग्नेटिक फील्ड दिया उसके अलोंग फिंगर्स को रखेंगे, थंब को अलोंग द करंट रखेंगे, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन भी उसी राइट हैंड से निकालेंगे। अब अगर देखिए यहाँ पर F इक्वल टू I देखिए यहाँ पर भी हमने आपको बताया कि F इक्वल टू निकल के आ जाएगा I ये इंटीग्रल DL क्रॉस B, ठीक। F इक्वल टू ये इतना आ गया। यहाँ पर जो है DL जो होता है, DL डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, DL क्या लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर कोई वायर अगर ऐसे हो, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे रख दिया जाएगा यहाँ पर, इसमें F कितना आएगा, निकल के 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें DL 0 हो जा रहा है। अगर मान लो कोई वायर अगर हमने ऐसे रख दिया, इस फील्ड में ला करके यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे रख दिया, यहाँ ये वायर हाफ ये इसको ला करके यहाँ पर रख दिए, इसके रेडियस R दे रखे हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2R आ जाएगा, DL की वैल्यू 2R। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, I L B, तो ये हो जाएगा L की जगह कितना आ जाएगा, 2R। तो F इक्वल टू आ जाएगा I 2 I B R आ जाएगा, F इक्वल टू 2 I B R के बराबर ये इतना निकल के आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ गया इस तरीके से। तो अगर पूरा लूप बना लेंगे, क्योंकि F इक्वल टू I DL भी साइन थीटा, DL यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, अगर पूरा लूप बन जाएगा तो DL 0 हो जाएगा। अगर जितना मान लीजिए सेमी सर्कल ले लिए कितना आ गया, कुछ अगर और होता है इसे यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक मिला देते हैं, वही इतना डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, ये फोर्स आ गया। अब इसका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। अब मान लेते हैं जैसे ये एक वायर ये, ये इनफाइनाइट इसमें अंदर I1 जा रहा है,
इसके अंदर करंट I2 जा रहा है। सबसे पहले तो इनकी डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन तो जैसे निकालते हैं वैसे ही है, लेकिन फिर भी आप ये देखें इसमें ऐसे बाहर से देख के कैसे करेंगे। हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, डिटेल में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट वही सही होगा जो अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन, सेम के बीच में रिपल्शन, लेकिन यहाँ पर उल्टा आएगा। करेक्ट वही, यहाँ ऊपर से देख करके हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उल्टा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर ये अगर एक में अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएंगे, तो इसमें कैसा लगेगा, रिपल्शन। ठीक, ये बाहर के करंट देख करके ऐसे, अंदर से अगर जाकर देखेंगे तो अंदर से जो कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन, सेम के बीच में रिपल्शन, फिर वही है। लेकिन ये बाहर से देख रहे हैं, बाहर से अगर आपको दो वायर में करंट ऐसे जा रही है, इधर I1 और इधर I2, ठीक, तो इनके बीच में अगर बाहर से आपको ऐसे दिख रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, क्योंकि पढ़ाने को वक्त नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज कराने का, तो बाहर से देख कर बता दिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है और इनकी अगर लेंथ है यहाँ पर इनकी लेंथ अगर l है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई d इंटू l, ये आ जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई d है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आएगा, ये सिर्फ फोर्स निकल के आएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए जितना होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 बताया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, एक 2 इधर और आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7, जो भी इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, वही इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर के स्क्वायर। ठीक, ये मैंने आपको फोर्स बता दिए, फोर्स इतना आ जाएगा। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया करंट की वजह से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब सोलेनॉइड की वजह से देख लेते हैं, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो एक फाइनाइट सोलेनॉइड होगा, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड होगा। इनफाइनाइट सोलेनॉइड में भी दो केस बनते हैं, एक दोनों एंड इंफिनिटी पे हो और एक में जो है सेमी इनफाइनाइट हो। तो सेमी में जितना पूरे का होगा उसका आधा हो जाएगा, नाम ही सेमी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड, बी ड्यू टू सोलेनॉइड, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये पहले केस में फाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट सोलेनॉइड में ये ऐसे यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ पर बीच में हमको निकालना, मैं बी जो होता है यूनिफॉर्म होता है, बी जो होगा बी इनसाइड सोलेनॉइड, बी इनसाइड सोलेनॉइड, ये जो होगा हर जगह क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, चेंज नहीं होता, बस केवल एजेस पे जाके चेंज होता है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे मान लिए, ये कितना हो गया थीटा 1, यहाँ से ये इतना मान लेते हैं थीटा 2 हो गया, ये इतना। यहाँ पर बी की वैल्यू निकल क्या जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये इतना आ जाता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, खाली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। इससे पहले मैंने रिंग कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर अंदर हर जगह यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए बी देखिए हर जगह वही है। फिर जैसे जैसे एच से बाहर निकलते हैं, ये से बाहर निकलते चला जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर। और फाइनाइट इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ये सेकंड इनफाइनाइट ले लेंगे, इनफाइनाइट में इसमें थीटा 2 180 हो जाता है, थीटा 1 0 हो जाएगा, और ये बी इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर, ये इतना निकल के आ जाएगा। थर्ड इनफाइनाइट के बाद जो है यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट अगर लेंगे, सेमी इनफाइनाइट लेंगे तो सेमी इनफाइनाइट में जो है यहाँ पर जो है इसकी वजह से यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट, अब ये वाला इनफिनिटी कर दिया, ठीक है, ये वाला एंड, ये अगर ऐसे ले लें, ये वाला यहाँ निकालना, ये वाला एंड इनफिनिटी कर दें, चाहे इधर से इनफिनिटी करो चाहे इधर से इनफिनिटी करो, तो b इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये इतना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 के बराबर, ये इतना निकल के आ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ b के बीच में, तो b यहाँ पर हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, b ऐसे है, b इधर जो भी ले लिए थीटा ले लिए,
ये एक स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा निकल करके आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है बी ड्यू टू सोलनॉइड हो गया। तो अब इसके बाद एक लास्ट में इसमें टर्म आएगा ये एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए बस खाली आप वीडियो देखते रहिए, आप रिवाइज होता रहेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा जो है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रॉब्लम आती है, चाहे ग्राफ आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। जितना आपको रिवाइज करा रहा हूँ हो सकता है इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपको पूरा एज इट इज मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से जब भी आप फ्री हो तो आराम से आप देखते रहिए, इसको वक्त लग रहा होगा लगने दीजिएगा, पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। ये नहीं कोई चीज़ फिर आपको रिवीजन के लिए दूसरी बुक ढूंढनी पड़े, ऐसा नहीं होगा। अब उसके बाद जो है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहना है ये इंटीग्रल b डॉट dl, इंटीग्रल b डॉट dl ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज विद द सरफेस, इनक्लोज विद द सरफेस, टोटल करंट इनक्लोज विद द सरफेस। जैसे कि कोई सरफेस, इस सरफेस पूरा इनक्लोज हो गया, अभी ये सरफेस के बाहर ये करंट यहाँ I4 आ जाएगी, नहीं कंसीडर कीजिएगा। सरफेस के बाहर यहाँ करंट आ जाए, इसको नहीं कंसीडर करेंगे I5। यहाँ पर एक करंट I1, यहाँ पे I2, यहाँ पर ये I3। देखिए क्रॉस मतलब होता है करंट अंदर की तरफ जा रही है, डॉट मतलब होगा करंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब ये ऊपर है करंट, एक नीचे, ये दोनों करंट है बाहर है, तो b डॉट dl ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, b डॉट dl ये इंटीग्रल हो जाएगा म्यू नॉट टोटल करंट इनक्लोज विद द सरफेस I1 प्लस I2 ये हो जाएगा माइनस I3। ये दोनों ऊपर है, इनको एक डायरेक्शन में लिए ऐड कर दिए, ये अंदर की तरफ है, इसको माइनस कर दिए, तो दो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। इससे हम हॉलो सिलेंडर का अगर निकाल के देते हैं, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर हम अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके सरफेस पे करंट ये ऐसे जा रही है, ये इसकी रेडियस कितना मान लिए, कितना है रेडियस इसका r ये है, तो b इनसाइड अगर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा नंबर 1। b सरफेस पे निकालेंगे, b सरफेस पे निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r के बराबर आ जाएगा। b आउटसाइड निकालेंगे, आउटसाइड निकल के आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं निकालते हैं, यहाँ से डिस्टेंस कितनी x है, तो ये कितना निकल के आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर b आउटसाइड, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x के बराबर हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, देखिए अंदर 0 है और सरफेस से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है ये ऐसे ये जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर r के बराबर ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये सरफेस पे मैक्सिमम निकल करके आ जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम आ गया, तो ये x इक्वल टू r ये आ जाएगा। हॉलो सिलेंडर ये इतना आ गया, हॉलो सिलेंडर। अब हम देखते हैं सॉलिड सिलेंडर के अंदर क्या होगा। सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जैसे आपको सॉलिड नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली वेरी करती है, ऐसे यहाँ पर भी डायरेक्टली वेरी करेगी। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर में अगर हम करंट पास करते हैं, सॉलिड सिलेंडर के अंदर अगर करंट पास कर देंगे ऐसे, ये सॉलिड सिलेंडर, यहाँ सॉलिड के लिए इसको डार्क कर दिया जाता है ऐसे यहाँ पर। अब अगर इसके अंदर हम कहीं भी करंट निकालना हो, इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर या स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, b इनसाइड निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू r डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा r स्क्वायर। सरफेस पे जाएंगे तो स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर देंगे, तो फिर वही रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। सरफेस पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r के बराबर हो जाएगा। ये इनसाइड आ गया, b इनसाइड जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r होता है। आउटसाइड अगर निकालेंगे, आउटसाइड जैसे भी आप बताया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ये इधर b इधर, ये इनसाइड जाएगा और फिर उसके बाद ये आउटसाइड निकल के आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस पे आ जाएगा x इक्वल टू r, ये सरफेस पे आ गया, यहाँ पर b सरफेस पे बराबर हो जाएगा, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के बराबर ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर b जो होगा आउटसाइड 1/x हो गया, ये आप बता दिए। इसके बाद जो है सोलनॉइड, एक सिलेंडर हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है इसमें टोरॉइड आता है। टोरॉइड भी सोलनॉइड का भाई है। जैसे सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होती है,
और बाहर जीरो होती है। इसी तरीके से टोरॉइड में भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी और बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। सोलेनॉइड को ये अगर मोड़ करके सिलेंडर वो सर्कल के फॉर्म में ले लिया जाए तो वो कहलाता है टोरॉइड बन जाता है। तो टोरॉइड जो है जैसे सोलेनॉइड अपने सोलेनॉइड ऐसे होती है ना, ये इस तरीके से इसमें वायर लगे लपेट रहते हैं हर जगह, ये ऐसे आ जाता है अंदर, बाहर भी जीरो होता है, अंदर हर जगह यूनिफॉर्म रहता है बी। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको अगर ऐसे इसी को ला करके यूं ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ पर मोड़ने पर जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो है ये ऐसा है, ये टोरॉइड बन जाएगा और यहाँ पर ये वायर को लपेट करके ऐसे निकाल दिया। यहाँ से करंट अंदर जाएगी, यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा। ये रेडियस मान लेते हैं आर, ये आर रेडियस ये इतना, तो ये बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू बी, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा एन इंटू आई आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई अपान 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक, ये टोरॉइड पे आ गया। अंदर हर जगह बी यूनिफॉर्म होगी, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, ये बाहर का पोर्शन है। यहाँ पे बी क्या होगा, जीरो होगा, ये भी बाहर का पोर्शन है, यहाँ भी जीरो होगा, बस केवल इसके अंदर हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा। ये इतना आ गया, ये आपको बता दिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके बाद हम लोग आएगा करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है। तो इस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जो भी लिखिए, एम से नोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एन आई ए के बराबर होगा। एरिया वेक्टर ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, एम नंबर ऑफ टर्न्स है, ये ऐसे लिया जाएगा। यहाँ पर एरिया इधर ले लिया जाएगा, मैग वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लीजिए, ये ऐसे भी हो सकता है। करंट अब यहाँ पर ये ऐसे पास हो रही है, यहाँ पर इसमें करंट ऊपर जा रही है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज हाथ पर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बताया था ना, वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट डायरेक्शन, अंगूठा किधर आया, बाहर तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर तरफ, यानी परपेंडिकुलर अपवर्ड। इसमें किधर जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, यहाँ पर किधर आ रहा है, क्रॉस निकल के आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। जो ऐसा अंगूठा इधर जा रहा है, यहाँ पर अंगूठा इधर अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इसकी भी यूनिट अगर निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, ये इतना निकल के आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद टॉर्क आता है, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क इन ए फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क निकालना होगा, तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा m क्रॉस b हो जाएगा, m क्रॉस b। इलेक्ट्रिक फील्ड में p क्रॉस e बताया था, यहाँ पर m क्रॉस b आ जाएगा, यानी टॉर्क इक्वल हो जाएगा mb sin थीटा इनटू n कैप। ये भी दोनों जिस प्लेन में होंगे टॉर्क उसके परपेंडिकुलर निकल के आएगा mb sin थीटा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू n i a रख दिया जाए तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा n i a b sin थीटा के बराबर, ये इतना निकल के आएगा। टॉर्क की यूनिट यहाँ पर न्यूटन इनटू मीटर लिया जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा m इंटू बी के बराबर, ये इतना आ गया। ये मैंने आपको करंट से रिलेटेड चीजें जो है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो करंट की जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मूविंग चार्ज की वजह से, मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज।
मूविंग। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देखिए मूविंग चार्ज होगा, कोई भी चार्ज अगर ऐसे इधर मूव करा देंगे, यहाँ पर ये v डायरेक्शन में, ये थीटा है, ये q चार्ज है, यहाँ पर b, f इक्वल टू कितना आ जाएगा q v b साइन थीटा, यह f इक्वल टू हो जाएगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी q इंटू v क्रॉस b, ये वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ठीक, जहाँ थीटा जो है वो v और b के बीच का एंगल, यहाँ पर मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उससे फोर्स इतना लगेगा, डायरेक्शन वही होगा जो निकालने का आपको तरीका होता है, थंब को अलाउंग द करंट। अब यहाँ करंट नहीं है, मूविंग चार्ज है, तो जिधर प्लस चार्ज आएगा उधर थंब, या जिधर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थंब को रखा जाएगा, तो करंट डायरेक्शन वही आ जाएगी। फिर मैग्नेटिक फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन होगी। फिर इसमें एक लॉरेंज फोर्स आता है, लॉरेंज फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करें, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, अब किसी चार्ज पार्टिकल को इसमें किसी एंगल पर फेंक दिया जाएगा तो इस पे जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक की वजह से, और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q इंटू v क्रॉस v, ये मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स कहलाता है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उस वक्त ये q e इक्वल टू कितना हो जाएगा q इंटू v भी हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, जो कि आगे जाकर के वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वहां पर E बराबर c भी लिखा जाएगा, c स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ आपकी जो भी स्पीड रहेगा चार्ज पार्टिकल का वो लिखा जाएगा E बराबर v इंटू v आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, इसमें मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा पहले परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव करता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव करेगा तो यहाँ पर जैसे ये ऐसे आगे सर्कल में आ जाएगा, ये किसी चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे यहाँ पर घुमा दिया, ठीक, यहाँ पर। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमने जैसे भेजा, मान लीजिए प्लस चार्ज पार्टिकल, अब प्लस चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे b अंदर, चार्ज प्लस इधर v स्पीड से, ठीक है, थंब को इधर रख देंगे, फोर्स किधर लग जाएगा ऐसे ऊपर, फोर्स ऐसे ऊपर, ये ऐसे फेंका हमने इधर है, इधर फोर्स लगता रहेगा, इसको इधर मोड़ देगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा तो रेडियस इसमें कितना आ जाएगा, रेडियस ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, प्लस चार्ज होगा और माइनस चार्ज होगा तो क्लॉकवाइज निकल के आएगा, ठीक है, माइनस चार्ज होगा, फिर इसका ऊपर से बनता ये इतना, फिर फील्ड इसी तरीके से अपवर्ड लीजिए, उसके हिसाब देख लीजिए, यहाँ पर रेडियस जो निकलेगा परपेंडिकुलर मूव करेगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो इसका पाथ कैसा आएगा, पाथ सर्कुलर होगा, पाथ सर्कुलर। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाएगा तो उसका पाथ सर्कुलर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फील्ड के परपेंडिकुलर भेजा जाएगा तो उसका पाथ पैराबोलिक आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर आएगा, सर्कुलर आएगा तो रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू mv अपॉन qb। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ पर r को ये p लिख सकते हैं, p अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा mv अपॉन qb, तो इसको लिखा जा सकता है मोमेंटम है p अपॉन qb, मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 km, ये हो जाएगा p बराबर अंडर रूट 2 km, यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, p इक्वल टू 2 km आ जाएगा अपॉन qb, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू q इंटू डेल्टा v इंटू m अपॉन ये हो जाएगा q इंटू b, ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट k हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर डेल्टा v आ जाएगा। ये रेडियस होगा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस हो जाएगा मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v क्या है, डेल्टा v यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम ओमेगा का निकालते हैं, ओमेगा इक्वल हो जाएगा v अपॉन r, v अपॉन यहाँ पर mv अपॉन qb रखेंगे तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा qb अपॉन m आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा qb अपॉन m आ जाएगा।
ओमेगा प्लस पर 2 पाई एन अगर रख देंगे, 2 पाई एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ये हो जाएगा एन इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये इतना निकल के आ जाएगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा, ये इतना। यानी टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड ये इंडिपेंडेंट वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट विद स्पीड, स्पीड से विद इंडिपेंडेंट आएगा। अगर किसी दो चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर अगर ये v2 ये और यहाँ पर ये v1 ये स्पीड है, तो ये इसकी रेडियस कितना आ जाएगा r1 आ जाएगा, और ये इसकी रेडियस कितना आ जाएगा r2 आ जाएगा। v2 ज़्यादा होगा तो v2 ग्रेटर देन v1 होगा, तो r2 ग्रेटर देन r1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद t2 क्या होगा, दोनों में टाइम पीरियड बराबर लगेगा, टाइम पीरियड का स्पीड से कोई लेना देना नहीं। ये हमने आपको बताया कि जब चार्ज पार्टिकलों के आसपास फील्ड के परपेंडिकुलर भेजते हैं, तो अगर मान लो हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं किसी एंगल में भेजते हैं, केस सेकंड चार्ज पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल को किसी केस नंबर सेकंड अगर ले लेते हैं, ये हो जाएगा चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर भेज देंगे तो इसमें सर्कुलर भी आएगा और हेलिकल पाथ भी आ जाएगा। मान लेते हैं बी इधर और इस तरफ किसी चार्ज पार्टिकल को ये ऐसे भेज देंगे अगर थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ये v स्पीड ये, ठीक। अब यहाँ पर जो है, अब ये इसको रिजॉल्व कर देंगे, v cos थीटा इधर आ जाएगा, v sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। अब ये v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। इससे पहले भी v स्पीड चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका गया था v स्पीड से, तो वहाँ v स्पीड था, यहाँ v sin थीटा है v के परपेंडिकुलर, तो r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा m v sin थीटा हो जाएगा अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन क्यू बी आया था, तो v की जगह वहाँ v परपेंडिकुलर था, यहाँ v sin थीटा परपेंडिकुलर है। ओमेगा इक्वल हो जाएगा v अपॉन r, तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r, तो ये परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन r, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ये इतना आ जाएगा। ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई बाई टी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, यानी t इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 2 पाई। ये सब कुछ वही आएगा जो पहले आया हुआ, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, फ्रीक्वेंसी निकालना वो भी वही आएगा, बस रेडियस केवल ये इतना हो जाएगा, v की जगह v परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, v sin थीटा इसको सर्कल में रखेगा और ये v cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा इसे। तो दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पिच जो हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू सर्कल्स, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, ये हो जाएगा टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, टू सर्कुलर पाथ, टू कॉन्जिक्यूटिव, ये हो जाएगा सर्कल के बीच के डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो आर ये पी इक्वल हो जाएगा, पिच बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है v cos थीटा इनटू टाइम कितना लग जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वाला स्पीड इनटू टाइम, तो एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम जो लगेगा वो 2 पाई अपॉन क्यू बी वही लगेगा जो पहले लग रहा था एक राउंड कंप्लीट करने में। एक राउंड में इतना आगे बढ़ जाएगा v cos थीटा स्पीड से, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ये इतना निकल के आएगा, ये पिच कहलाता है। केस नंबर 3 ये है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया जाए तो वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड को क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो किस एंगल से बाहर निकलेगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा तो क्या होगा। देखिए अब इसके आगे जो है केस नंबर थर्ड ये है, क्रॉसेस द फील्ड, चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस द फील्ड को अगर क्रॉस करेगा तो कैसे क्रॉस करेगा, कितने एंगल को क्रॉस करेगा। ये जैसे ये इतना फील्ड यहाँ पे d डिस्टेंस पर हमने कोई ले लिया, ये ऐसे यहाँ पर
ये मान लीजिए फील्ड, ये फील्ड, ठीक। अब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से ऐसे फेंक दिए v स्पीड से चार्ज पार्टिकल ऐसे आया। अब जैसे आएगा यहाँ पर इस सर्कल बनेगा, प्लस चार्ज है इसके अंदर, ऐसे सर्कल बन गया मान लीजिए। अब इसकी रेडियस सेंटर पे यही सर्कल बनना चालू होगा तो सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ से इस जगह पर, ये यहाँ से। अब मान लेते हैं ये इसको क्रॉस तभी करेगा, इसकी रेडियस ये सेंटर की है तो ये इतना हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहाँ से आता। अब अगर इस रेडियस ज्यादा है d से, यानी d क्या है, d हमारा यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा सीधा। अब यहाँ पे थीटा एंगल ये हो जाएगा, थीटा जाकर ये बनेगा, ये भी रेडियस ही बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस बन जाएगा। ये d डिस्टेंस अगर d हो जाएगा ये इतना, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ v स्पीड से, स्पीड जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है पाथ सर्कुलर हो जाता है, स्पीड काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब उसका वही रहता है। मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि उसमें वेक्टर आ जाएगा, लेकिन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। मोमेंटम में बस केवल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन की वजह से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगी, क्रॉस करने की होगा अगर आपका d लेस देन r हो जाए, d की वैल्यू, यानी जैसे देखिए कोई चार्ज पार्टिकल हमने फेंका यहाँ पर, ये ऐसे फील्ड है, अगर हमने इसको भेज दिया, d की वैल्यू छोटी है, अब ये यहाँ पर हमने भेज दिया, ऐसे सर्कल बना लिया, यानी d अगर इतना है और रेडियस ये इतना है, d ज्यादा हो गया रेडियस कम हो गया तब तो ये पूरा सर्कल में ऐसे घूम जाएगा, और अगर d कम हो जाए रेडियस ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी d अगर लेस देन रहेगा, क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगा, d लेस देन r होगा, r बराबर कितना निकल के आएगा, mv/qv आएगा, ठीक। अब यहाँ पर बाहर निकलेगा, ये d लेस देन r होगा, क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा तो sin थीटा इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है, ठीक। ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/r। अब जितना d दिया हुआ r अपना आप निकाल लीजिएगा, mv/qv, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स d/r के बराबर, ये इतना आ जाएगा sin इनवर्स d/r, ये क्रॉस ये आ जाएगा। और अगर मान लो d ग्रेटर देन r हो गया, d की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गई ये, और इसको घूमने के लिए बस इतने चाहिए, इतना रेडियस, तो बहुत आराम से घूम जाएगा, तो ये क्या क्या काम कर लेगा, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट ये हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ भेजा गया, जैसे भेजा जाएगा, जैसे यहाँ भेजा हमने, ये d की वैल्यू यहाँ जाएगा तो ये ऐसे आकर के बाहर निकलेगा, यहाँ v स्पीड से एंटर होगा, स्पीड बदलती नहीं, तो यहाँ पर ये इसकी रेडियस ये इतना आ रहेगा d, यानी d ज्यादा है आपसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर ऐसे हम भेज दें, यहाँ ऐसे एंटर हुआ, तो ये ऐसे जिस एंगल पर यहाँ एंटर हो रहा है उसी एंगल पर यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ परपेंडिकुलर एंटर हुआ था, परपेंडिकुलर बाहर निकला, ठीक है। तो हाफ सर्कल बना लेगा, हाफ सर्कल बना करके ये बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया ये। इसके बाद जो है इसमें एक टर्म आता है, एक एक्सपेरिमेंट आता है जो कि कहलाता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट किया जाएगा, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या काम करेगा, एक्सीलरेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक्सीलरेटेड पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करेगा, वो भी लाइट चार्ज पार्टिकल को, लाइट चार्ज पार्टिकल को। लाइट चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, जिनका मास हीलियम से कम होता है, हीलियम 2He4 जो होगा, जिनका मास ऐसे पार्टिकल जिनका मास हीलियम पार्टिकल के 4 होता है उससे कम होता है, वो लाइट पार्टिकल कहलाएंगे। और लाइट पार्टिकल को इसका काम क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट करता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी रहती है जो उसको एक्सीलरेट कराता है, और मैग्नेटिक फील्ड लगी रहती है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रखता है। तो इस तरीके से ये निकल के आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी जो आपने आपको बताया कि ये ओमेगा इक्वल टू 2πn, अभी आपने निकाल दिया ना, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v/r। इसको भी फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है, ये qb/ ये आ जाएगा m आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा प्लस पे 2πn रखेंगे, qb/ ये हो जाएगा 2πm। ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एनर्जी से इंडिपेंडेंट होती है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है साइक्लोट्रॉन की, ठीक, ये आपको बता दिया। और वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में जो है अगर कहीं कंपेयर करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हो, दो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हो, ठीक है, मूव कर रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करते हैं, ये ऐसे अगर पैरेलल मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये इनके बीच में जो v स्पीड है, इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो इनमें जो फोर्स लगे F इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट
अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू ये Q1 Q2 कर दिए, इसको दो चार पार्ट में होंगे, एक Q1 लेकिन स्पीड बराबर है, Q1 इंटू Q2 इंटू V स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं तो Fm अपॉन Fe इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन C का होल स्क्वायर आ जाता है। ये मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का रिवीजन जो है मूव करंट की वजह से और मूविंग चार्ज की वजह से ये पूरा आपको करा दिया। कोशिश किया हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट कवर कर लिए हूँ, लेकिन अगर कोई रह गया तो मैं नहीं कर सकता, वैसे ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या और भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज कराएंगे। आज की क्लास